इतना मीडियम लेकिन आ गए हैं, चमत्कार है ये। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और सारी दुनिया जो है नमस्कार. कोकणी नमस्कार. भाषा मंडळ आयोजित 4थे बाल साहित्य परिषदेच्या आयच्या सत्राक तुमका सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. कोकणी भाषा मंडळ ही संस्था फाटले सुमार 2 दशकां नेटान बाल साहित्याचो वावर फुडें व्हरता. तातूंतल्यान भुरग्याक भाशेविशीं ओड निर्माण जाता, तशेंच आपसूकच तांच्या गिन्यानात भाशे संदर्भात तशेंच हेर घडणुकां बाबतींत भर पडटा. नमस्कार. कोकणी भाषा मंडल आयोजित चौथे बाल साहित्य परिषद के आज के सत्र में आप सबका स्वागत है. कोकणी गोवा की कोकणी भाषा मंडल यह संस्था कोकणी में बाल साहित्य प्रकाशित करने के लिए और इसमें शिक्षकों की तथा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए अपना कार्य कर रही है. आयच्या दिसाचे सत्र आसा साहित्याचो अणकार. साहित्याच्या अणकारात कितें कितें येता आनी येना ह्या सगळ्या गजालींचेर आयज आमचे मुखेल वक्ते भौमानिस्त मदन सोनीजी उलयतले. तांकां हांव कोंकणी भाशा मंडळा वतीन येवकार दिता. आमचे कार्यावळीचे रिफ्रेशमेंट पार्टनर आसात नेस्ले. आज का सत्र साहित्य के अनुवाद पर आधारित है. आज हमारे साथ माननीय मदन सोनी जी जुड़े हुए हैं. मैं कोंकणी भाषा मंडल की तरफ से उनका सहर्ष स्वागत करती हूँ. इस सत्र के लिए आज देश विदेश से कई जानी मानी हस्तियां हमारे साथ हैं. उनका भी मैं स्वागत करती हूँ. I welcome all our guests attending this session today, and further I welcome our speaker for this evening, Madan Soni ji. Madan Soni ji based in Bhopal, Madhya Pradesh. He is an experienced literator and has worked extensively as a writer as well as a critic. He has published a number of books on literary criticism. Some of them are Kavita Ka Vyom or Vyom Ki Kavita, a critical study of the post-60s Hindi poetry, Vishyantar, a collection of critical essays, Kathapurush, a critical study of Nirmal Verma's fiction, and Utpreksha, a collection of critical essays. As an editor, he has edited a quarterly literary criticism magazine, Purvagraha, published by Bharat Bhavan Bhopal, and various poetry collections like an anthology of Hindi love poetry called Prem Ke Roopak, a selection of Ashok Vajpayee's poems, a collection of 3 poets' works called Hona Shuru Hona. In addition, Madan Soni ji has translated several texts from English to Hindi and Bundeli. With so many works to his credit, Mr. Soni has been honored with many awards, including Nanda Dulare Vajpayee Puraskar, Devi Shankar Avasthi Puraskar, and Senior Fellowship from the Department of Culture, Government of India. He was also the first recipient of the prestigious Devi Shankar Avasthi Award. Madan Soni ji retired as the Chief Administrative Officer of the Bharat Bhavan Bhopal. I welcome you again, sir. Thank you. आयचे आमचे मुखेल वक्ते मदन सोनीजी हांव परत एक फावट येवकार दिता. मदन सोनीजी हे मध्य प्रदेशातल्या भोपाळचे. ते एक अणभवी साहित्यकार. तांणी लेखक आणि समीक्षक ह्या नात्यान जायतो वावर केला. तांणी साहित्य समीक्षेचेर साबार पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. तेच बरोबर मदन सोनीजी हे उत्कृष्ट अनुवादक लेगीत. इंग्लिश भाषेतल्या गाजिल्ल्या लेखकांची पुस्तकां तांणी हिंदी तशेंच बुंदेली ह्या भासांनी अणकारीत केल्यात. आज आमच्या सांगातान आसात कथाकार, अनुवादक आणि समीक्षक मदन सोनी जी. हमारे साथ है कथाकार, अनुवादक और समीक्षक मदन सोनी जी. आपका स्वागत है सर. थैंक यू. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके इस अनुवाद के कार्य में आपका अनुभव कैसा रहा?
आप आपके अनुवाद के कार्य के अनुभव के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। शुक्रिया उर्वशी जी। मैं सबसे पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कोंकणी भाषा मंडल का, और मुझे जितनी जानकारी मिली है उससे मुझे ऐसा ज्ञात है कि कोंकणी भाषा मंडल कोंकणी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में, और विशेष रूप से बच्चों के लिए इन दोनों भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सुखद बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुश्किल ये है कि या तो अंग्रेजी या फिर जो अंग्रेजी जैसी हैसियत बनाती जा रही हिंदी को ही ज्यादा उभार और ज्यादा सम्मान मिला हुआ है, बजाय इसके कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो जो छोटे समुदाय बोलते हैं, उन भाषाओं की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ऐसे में आप ये जो काम कर रहे हैं एक कोंकणी भाषा को लेके, ये बहुत ही सचमुच बहुत ही सराहनीय काम है। आप जानते हैं कि जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, मैं पिछले कुछ वर्षों से बहुत अन्यान्य वजहों से अपने निजी लेखन के अलावा अनुवाद का काम कर रहा हूँ, और इस काम को करते हुए तरह तरह के अनुभव होते रहे हैं, तरह तरह के सुखद और थोड़े मुश्किल में डालने वाले अनुभव भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी भारी मुश्किल ये है कि अनुवाद को हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, न तो हमारे लेखक समाज में और न ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थानिक स्तरों पर। ये उसे अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से हेय कर्म मानने का ही नतीजा है कि हिंदी में गैर भारतीय भाषाओं के ही नहीं, स्वयं भारतीय भाषाओं के साहित्य और डिस्कर्सिव लेखन, विमर्शात्मक लेखन का बहुत कम और उससे भी ज्यादा कमजोर अनुवाद उपलब्ध है। खुद कवियों ने जो विश्व कविता के और भारतीय भाषा की कविताओं के अनुवाद जो किए हैं, वो इन दोनों ही मामलों में थोड़े से अपवाद हैं। हमारे यहाँ ना तो यूरोप और अमेरिका की तरह के विशेषज्ञ अनुवादक हैं, और ना अनुवाद कर्म को वहां की तरह वित्तीय और नैतिक समर्थन तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराने वाले प्रकाशक, फाउंडेशन, फेलोशिप आदि है। हमारे प्रकाशक तो ज्यादातर यह काम मुफ्त में या टोकन पेमेंट पर कराते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुवाद एक प्रोफेशनल कर्म है। कई तरह के कर्म होते हैं, एक ऐच्छिक कर्म होता है, एक काम्य कर्म होता है, एक तरह का ऐसा कर्म भी होता है जो आदमी प्रोफेशन के तौर पे करता है। जब कोई प्रोफेशनल कर्म है तो वो जाहिर है कि उसके लिए उसका प्रतिदान उसको पर्याप्त मिलना चाहिए। लेकिन हमारे प्रकाशक, जैसा मैंने कहा, ये काम या तो मुफ्त में या टोकन पेमेंट पर कराते हैं। स्वयं साहित्य अकादमी में भी, जो कि हमारे देश की केंद्रीय संस्था है, उसमें भी जो अनुवाद के लिए दरें मान्य है, वे शर्मनाक ढंग से शोषणकारी हैं। ये स्थिति अपरिपक्व और शौकिया दोनों ही अर्थों में इमेच्योर अनुवाद कर्म को बमुश्किल ही गुंजाइश दे सकती है। आप देखिए कि जब यूरोप या अमेरिका का कोई साहित्य चिंतक, आलोचक या दार्शनिक किसी अन्य अनुशासन का अध्येता विमर्श, आलोचना आदि करता है, तो वह अपनी भाषा में लिखते हुए यूरोप की तमाम भाषाओं के साहित्य और चिंतन को कुछ इस सहज भाव से बरतता है जैसे वह सब उसकी अपनी भाषा की ही निधि हो। ये जाहिर है इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि यह सारा विविध भाषाई साहित्य और चिंतन प्रायः उसकी अपनी और लगभग निश्चित तौर पर उनकी संपर्क भाषा अंग्रेजी में प्रामाणिक ढंग से उपलब्ध है अनुवाद के माध्यम से। यह विपुल संदर्भ मूलक विमर्श अपनी विपुलता के अनुपात में ही एक विपुल बहुभाषी पाठक वर्ग को तैयार तो करता ही है, स्वयं उस विमर्श को भी उत्तरोत्तर अधिक अंतर्भाषिक, इंटरलिंगुअल, लिंग्विस्टिक बनाता चलता है। इस मामले में मैं हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं की स्थिति के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जहां तक हिंदी का सवाल है, उसमें ऐसा पाठक वर्ग और विमर्श दुर्लभ है, और इसकी वजह मुख्यतः वही है, अनुवाद कर्म के प्रति हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक संस्थानिक उदासीनता या बेरुखी। नतीजतन हम देश और दुनिया की दूसरी भाषाओं में हो रहे काम के बारे में बहुत कम और कमतर ढंग से जानते हैं। लेकिन अनुवाद सिर्फ हमारी जानकारी में इजाफा नहीं करता, बल्कि वो हमें एक व्यापक अर्थ में सहिष्णु और आतिथ्यपूर्ण बनाता है।
आप ध्यान दें, मैंने कहा सहिष्णु और आतिथ्यपूर्ण। जब हम अनुवाद करते हैं या कहें सच्चे अर्थों में अनुवाद करना चाहते हैं, तो हम एक अजनबी अन्य के लिए, एक एलियन अदर के लिए, एक अप्रत्याशित अतिथि के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं। अपनी संवेदना, अनुभव, ज्ञान, शैली और शिल्प के, अपनी भाषाई स्पेस के, उसकी परंपरा और परिपाटियों के, उसकी सीमाओं और संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। और क्योंकि यह अतिथि खाली हाथ नहीं आता, बल्कि अपने साथ अपनी संवेदना, अपने अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी शैली, अपना शिल्प, अपनी भाषाई परंपरा और परिपाटियां, सीमाएं और संभावनाओं का असबाब लेकर आता है, हमें उसको उसके इस समूचे असबाब के साथ अपने असबाब के बीच, अपने सामान के बीच जगह देनी होती है। हमें उसे अपने बहिरंग एक्सटीरियर में ही नहीं, बल्कि अपने अंतरंग, अपने इंटीरियर में भी बसाना होता है। इस प्रक्रिया में हमें अपना कुछ असबाब हटाना पड़ सकता है। अपनी जगह, उसको जगह देने के लिए जगह, अपने सामान को हटाना पड़ सकता है। अपने असबाब को नए ढंग से जमाना पड़ सकता है, उसको नया विन्यास देना पड़ सकता है, और इस नए विन्यास के अनुरूप अपनी जीवनचर्या को बदलना पड़ सकता है। यहां तक कि कभी कभी हमें अपने कवच और कुंडल का उत्सर्ग भी करना पड़ सकता है। कवच और कुंडल से यहाँ आप मेरा अभिप्राय समझ रही होंगी। कर्ण, ये जो कर्ण का जो मिथक है, उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। तो आपको अपने सुरक्षा कवच और कुंडल का उत्सर्ग भी करना पड़ सकता है अनुवाद करते समय। और यद्यपि यह कतई मुमकिन है कि हमारे इस बिना शर्त खुले उदार आतिथ्य की प्रतिक्रिया में हमारा यह अतिथि, यानी जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं, खुद भी सहयोग करते हुए हमारे अंतर्बाह्य के साथ अपने अंतर्बाह्य का यथासंभव सामंजस्य बिठा ले। लेकिन उतना ही मुमकिन यह भी है कि वह अतिथि दुर्वासा हो। दुर्वासा ऋषि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। श्रेष्ठतम अनुवाद शायद यही है, आतिथ्य का ऐसा विस्तार जहां दुर्वासा को, अननेगोशिएबल को संतुष्ट किया जा सके। मेरे लेखन, मेरी अपनी जो राइटिंग है, उसको काफी जटिल माना जाता है, और मेरे अनुवादों को ऐसा मुझे प्रतिक्रियाओं से पता चला कि वो थोड़े पठनीय हैं और सुगम हैं। तो इसके बीच की असंगति के बारे में अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है। तो उन मित्रों से और आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा लेखन मेरे अपने घर में अकेले यथासंभव स्वाधीनता के साथ अपने ढंग से अपना जीवन जीने का नतीजा है। और अपने अनुवादों के बारे में मैं ये कहूंगा कि मैं भरसक कोशिश करता हूं कि मेरे मेहमान को, मेरे अतिथि को मेरे घर में मेरी तरह का जीवन कम से कम जीना पड़े, यानी वो अपनी तरह का जीवन मेरे घर में जी सके। मेरी भाषा में, उसकी भाषा में की कृति अपनी तरह का जीवन जी सके, ये मेरी कोशिश उसमें होती है। ये मैंने कुछ बातें हैं जो मैंने अपने अनुभव के तौर पर आपसे कही हैं। अब आप जो भी आपके मन में कुछ सवाल होते हैं, उनको आप वो कर सकते हैं, आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद मनोज सोनी जी। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अनुवाद का काम करने वक्त या अनुवाद के काम में होने में वो क्या बातें हैं जो दिलकश है और जो कशिश पैदा करती है, इस काम की तरफ खींचते हुए आपको लाती है, ऐसी वो क्या चीजें हैं? मैं ये कहूंगा उर्वशी जी के, और मैं समझता हूं कि ये चीज शायद हर अनुवादक पर लागू होती है। आप जब पढ़ते हैं किसी किताब को, तो आप अक्सर उसको वाक्यों में पढ़ते हैं, और मतलब आप वाक्य से, एक वाक्य से दूसरे वाक्य, दूसरे वाक्य से तीसरे वाक्य की ओर जाते हैं। अनुवाद करते समय आप किसी कृति को, किसी टेक्स्ट को, किसी पुस्तक को शब्दशः पढ़ते हैं। आप उसके एक एक शब्द को पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे आकर्षित करती है किसी किताब के अनुवाद के सिलसिले में, वो तो मेरा पढ़ना है। मैं एक पाठक हूँ, लेखक होने के नाते मैं, लेखक का मतलब ही है कि वो बुनियादी तौर पर पाठक होता है। और अनुवाद करते समय जो मेरे लिए सबसे ज्यादा
आकर्षित करने वाली और सबसे ज्यादा लोमहर्षक जो चीज होती है वो ये होती है कि मैं किसी कृति को शब्दशः पढ़ता हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं उस कृति को बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। और इस कोशिश में मैंने ये पाया है कि अगर मैंने किसी कृति को, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मैंने स्वेच्छया संसार का एक बहुत ही महान मॉडर्न क्लासिक है जिसका नाम है नेम ऑफ द रोज। ये इटली के एक बड़े लेखक हुए हैं जो उपन्यासकार भी थे और साहित्य चिंतक भी थे, दार्शनिक अर्थ दार्शनिक जैसे भी थे, उम्बर्तो एको। उनका उपन्यास है ये, जो कि बहुत ही विलक्षण उपन्यास है और मैं समझता हूं कि आपको अपनी लाइब्रेरी में उसको रखना चाहिए। आप सब लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, चाहे अंग्रेजी में पढ़ें चाहे मेरे अनुवाद में हिंदी में पढ़ें, जिसमें भी आपको सुविधा हो, लेकिन पढ़ना अवश्य चाहिए। ये पुस्तक मैंने वर्षों पहले, मेरा ख्याल है कि जब मैंने अनुवाद किया आज से कोई 7-8 साल पहले, उससे कोई 15 साल पहले उस पुस्तक को पढ़ा था और पुस्तक को पढ़ने के बाद उस पर एक टेक्स्ट भी लिखा था, एक क्रिटिकल टेक्स्ट भी लिखा था। लेकिन मेरे मन में यह था कि मैं इसका अनुवाद करूंगा। जब मैं उसका अनुवाद करने बैठा तब मुझे समझ में आया कि मैंने इस किताब को कितना कम समझा था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स किताब है। उसमें एक आइडिया ये है कि उसमें एक पांडुलिपि है जो लेखक को मिली है, जो लैटिन भाषा की पांडुलिपि है, और उसमें 14वीं सदी का वर्णन किया गया है। एक मठ में, बहुत विशाल मठ है और उसमें एक लाइब्रेरी है जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। उसमें मॉन्क्स की हत्याएं हो रही हैं, कोई जाके उसका पता लगाता है। तो एक ऊपरी तौर पर तो एक जासूसी उपन्यास जैसा प्लॉट है, लेकिन वो ज्ञान मीमांसा और सत्ता मीमांसा के बहुत ही बड़े प्रश्नों को उठाने वाला उपन्यास है। तो जब मैं उसको, मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब मैं उस उपन्यास को का अनुवाद कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना मिस कर रहा था जब मैंने उसको पढ़ा था। तो मैं अनुवाद करते समय उसको शब्दशः पढ़ता हूँ। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, यानी मेरे पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो अधिक सघन अनुवाद करने की कोशिश में होती है। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज तो यही होती है। दूसरा आकर्षण ये भी होता है कि अगर आप किसी कृति को पढ़ते हैं और अगर आपको अच्छी लगती है और आप उसका अनुवाद करते हैं, तो आपको इस बात का हर्ष होता है कि आपके उस अनुभव में जो आपको उस कृति से मिल रहा है उसमें दूसरे लोग साझा करेंगे और वो अनुभव निश्चय ही, जब दूसरा कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो वो अनुभव निश्चय ही भिन्न हो सकता है, लेकिन कम से कम ये होगा कि उस कृति के अनुभव को एक व्यापकता उससे मिलेगी। तो एक आकर्षण उसमें एक बड़ा भारी ये भी होता है। दुनिया से थोड़ा सा पानी को बोलना पड़ेगा। जी जी। जब हम अनुवाद करते हैं तो भाषा के बारे में, जब इधर साहित्य का अनुवाद में जो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो भाषा के बारे में हम बुनियादी तौर पे कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए? भाषा दरअसल अपने साथ बहुत कुछ लिए होती है। किसी भी देश की भाषा या किसी भी अंचल की भाषा उस देश की लंबी परंपराओं, उसके मिथक, उसकी पुराकथाओं, उसकी परिकथाओं, उसके विश्वासों, लोक विश्वासों, इन तमाम चीजों को अपने भीतर समेटे होती है। और साहित्य की खासियत ये होती है कि वो इन सारी चीजों को, इन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन मिथकों का, इन परंपराओं का, इन परिपाटियों का, जो भी चीजें हैं, उन सबकी न्यूएंसेस लिए रहता है। उनकी बहुत ही सूक्ष्म अंतर्ध्वनियां अपने भीतर समेटे होता है साहित्य, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे मिथक आ जाए। जैसे अभी मैंने मान लीजिए कि एक वाक्य बोला कि हो सकता है कि आपको अपने कवच कुंडल दान करना पड़े। अब मैंने ये एक वाक्य बोला, लेकिन जो सुनने वाला है उससे अपेक्षा की जाती है, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं इस वाक्य को क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक ऐसी भाषा में बात कर रहा हूं जिस भाषा में महाभारत को पढ़ा लिखा गया है। तो तुरंत जैसे ही मैं कवच कुंडल बोलता हूं वैसे ही हमारे मन में कर्ण की इमेज जाग जाती है। तो हर लेखक अपना लेखन करते समय ये कोशिश करता है कि जो भी उसकी भाषा की, जो भी उस भाषा में अंतर्निहित जो भी मिथक हैं, जो भी उसकी परंपराएं हैं, उन सबको वो बहुत सूक्ष्म अंतर्ध्वनियों के माध्यम से लेकर आता है। तो अनुवाद करते समय आपको सबसे ज्यादा ये जो न्यूएंसेस हैं, ये जो अंतर्ध्वनियां हैं, सूक्ष्म अंतर्ध्वनियां,
इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। दूसरी चीज ये है कि आपको इस पर भी बहुत ध्यान देना होता है कि लिटरल, एक होता है लिटरल और एक होता है जिसको हिंदी में या संस्कृत में अभिधा बोलते हैं। पता नहीं मुझे कोंकणी में क्या बोलते हैं या मराठी में क्या बोलते हैं, लेकिन उसको संस्कृत में अभिधा बोलते हैं। और दूसरा शब्द है जिसको अपन ध्वनि कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। तो ध्वनि और जो ध्वनि या व्यंजना है और जो लिटरल है, जो अभिधा है, ये दोनों आपस में बहुत जुड़े होते हैं आपस में। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही अभिधात्मक वाक्य होता है लेकिन उसकी ध्वनियां दूसरी होती हैं, लेकिन आप अभिधा को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उस अभिधा में भी कुछ ऐसा निहित है जिसके आधार पर ही वो व्यंजना प्रकट हो सकती है। तो आपको इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई लेखक अब कुछ लिखते समय या कुछ कहते समय किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और उन शब्दों के अर्थ छवियां जिनको हम कहते हैं वो किस तरह की हैं। तो आपको भाषा के जितने भी गुण धर्म हैं, उसकी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसकी जो अन्य श्रेणियां हैं, उन सब की तरफ आपका आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपका अटेंशन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी मुझे लगता है अनुवाद कर में करते हुए। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि मान लीजिए मैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता हूं, तो अक्सर ये माना जाता है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए तभी मैं अनुवाद कर पाऊंगा। मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा अपना अनुभव भी ऐसा है, और ये अनुभव मेरे अपने अनुवाद से ही मैंने अर्जित नहीं किया है बल्कि दूसरों के अनुवाद पढ़ के भी अर्जित किया है, कि जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है, एक सोर्स लैंग्वेज होती है जिससे आप अनुवाद करते हैं और एक होती है टारगेट लैंग्वेज या जिसको लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं, जैसे कि मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं, तो मेरा हिंदी पर मेरा जो कमांड है, हिंदी की मेरी दक्षता है, हिंदी का जो पर मेरा जो अधिकार है, वो जितना अच्छा होगा उतना बेहतर अनुवाद मैं कर सकूंगा। निश्चित तौर पे मेरी अंग्रेजी की समझ बहुत जरूरी है क्योंकि उन न्यूएंसेस को अगर मैं नहीं पकड़ पाऊंगा तो उनको मैं रूपांतरित कैसे करूंगा अनुवाद में। ये तो एक बहुत अनिवार्य चीज है कि मुझे अंग्रेजी अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से मुझे हिंदी आनी चाहिए, या अगर मैं कोंकणी में कर रहा हूं तो कोंकणी आनी चाहिए, अगर मैं मलयालम में या तमिल में कर रहा हूं तो तमिल और मलयालम आनी चाहिए। तो मूल चीज ये है कि आपका जो लक्ष्य भाषा है उस पर आपका अधिकार जबरदस्त होना चाहिए। जी। अनुवाद करते समय हमें तो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या चीजें हैं जो अनुवाद में छूट जाती है, या जो क्या चीजें हैं जो अक्सर ही अनुवाद में आ जाती है? मैं इस वक्त ठीक ठीक याद नहीं कर पा रहा हूं। ये संसार का कोई एक महान टेक्स्ट है, दुर्भाग्य से मुझे इस वक्त वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो मूल भाषा में जो वो अनुवाद हुआ था, मूल भाषा में जो वो कृति लिखी गई थी, जब उसका अनुवाद हुआ तो सारी दुनिया के लोगों का, विज्ञ पाठकों का ये मानना था कि उस अनुवाद ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि वो कृति महान हो गई। उसके पहले, उस अनुवाद के पहले वो कृति महान नहीं हुई थी। आप मेरा संकेत समझ रही होंगी। कभी कभी ये होता है कि अनुवाद किसी कृति को बहुत उदात्त, बहुत ऊंचाई प्रदान कर देता है, बहुत बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, बहुत महान बना देता है। ये कैसे होता है? एक तरह की सृजनात्मक प्रतिभा अनुवादक से, सृजनात्मक प्रतिभा की मांग अनुवादक से की जाती है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप अनुवादक नहीं हो सकते। आप, अनुवाद कोई मैकेनिकल कर्म नहीं है बल्कि बहुत ही क्रिएटिव कर्म है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप क्या करेंगे कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप अपनी भाषा में लाके और अपनी क्रिएटिविटी का अंतर्निवेश करते हुए, उसमें इन्वॉल्व करते हुए और उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसको नए सिरे से सिरज देंगे। तो
ये एक तरह से वो चीज हुई जिसको आप लाना कह रही हैं। क्या ले आते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी प्रतिभा, आप अपनी भाषा की जो सामर्थ्य और क्षमताएं हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात को कहने में कोई दूसरी भाषा अधिक समर्थ हो सकती है, इसकी संभावना है। ये तो हुई लाने की बात। जहां तक छूटने का सवाल है उर्वशी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अनुवाद असल में एक असंभव कर्म है। अनुवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृति का जो मर्म है, जो कृति जो असल है, जो कुछ उसमें कहा गया है, और ये बात संभवतः उम्बर्तो एको ने ही कही है कि अनुवाद एक विफल कर्म है या एक असंभव कर्म है, क्योंकि वह जो कुछ उसमें कहा गया है वो आ ही नहीं सकता। इसका रहस्य इस बात में है कि अगर मान लीजिए कि मैं बादल बोलता हूं और उसको आप बोलती हैं बादल और मैं कहता हूं मेघ, तो यद्यपि मेघ और बादल या क्लाउड और बादल एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन दरअसल साहित्य में पर्याय जैसी कोई चीज होती नहीं। जब निराला कविता लिखते हैं और अगर वो मेघ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर वो बादल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सांझ का इस्तेमाल कर रहे हैं या संध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कविता के अंदर इस शब्द का, ये जो संध्या शब्द है या ये जो बादल शब्द है या ये जो सांझ शब्द है, जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपरिहार्य है, इनेविटेबल है वो। इसलिए, और आप इस इनेविटेबिलिटी को कभी भी कैरी नहीं कर सकते, कभी भी आप इसको निभा नहीं सकते, क्योंकि आप सांझ के लिए इवनिंग लिखेंगे या कोई दूसरा शब्द इजाद करेंगे या इवॉल्व करेंगे या उपज करेंगे उसकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से कहना चाहिए कि अनुवाद कर्म में कृति का जो मूल मर्म है या जो कृति का मूल हैबिटाट है, उसका जो मूल आवास है, वो हमेशा छूट जाता है। कृति दूसरे आवास में आके बसती है। अगर कुछ लोग जंगल में रहते थे, कुछ आदिवासी जंगल में रहते थे और वहां पर एक नदी का बांध बनाया जा रहा है, और उस बांध बनाए जाने की जरूरत के नाते उन आदिवासियों को वहां से हटा के किसी दूसरी कुछ सौ मील दूर जाके, कुछ हजार मील दूर जाके कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाता है, तो आप उनके साथ जो कुछ होता है ठीक वही किसी एक कृति का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करने के नाते होता है। लेकिन बांध बनाना कभी कभी जरूरी होता है। हालांकि बांध का रूपक शायद मैं ठीक नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बांध न बना के भी काम चल सकता है, लेकिन अनुवाद किए बिना काम शायद नहीं चल सकता है, क्योंकि दुनिया के विपुल साहित्य से हम परिचित नहीं हो सकेंगे। उसका वितरण बहुत जरूरी है। नदी के पानी का वितरण शायद उतना जरूरी नहीं है जितना कि अनुवाद का जरूरी है। लेकिन ये रूपक इस मामले में काम का है कि जब आप किसी कृति को उसके मूल हैबिटाट से, उसके मूल आवास से किसी दूसरे आवास में ले जाते हैं, किसी दूसरी जगह बसाते हैं, तो वो अपना जो उसका अपना परिवेश है, जो उसका अपना पर्यावरण है, जो उसकी जो अपनी पारिस्थितिकी है, वो उससे वंचित हो जाती है और वो एक अपेक्षाकृत असहज किस्म का, एक शरणार्थी किस्म का जीवन जीती है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि जहां उसको शरण दी गई है, जहां उसको बसाया गया है, वहां उसको कितने सुंदर ढंग से, कितना ध्यान रखते हुए बसाया गया है। इस पर निर्भर करता है कि वो कृति अपने मूल आवास की स्मृतियों को और अपने मूल आवास के जीवन को कितना बचा के यहाँ पर रख पाती है। लेकिन तब भी काफी कुछ छूट जाता है। अब मूल आवाज से नए आवाज में लाते समय अनुवाद का सौदा कैसा रहता है? यानी किस बात को बचाना है, ये हम कैसे डिसाइड कर ले? यानी किस कीमत पर किस चीज को हम अनुवाद में बचाते हैं? हम अक्सर लिटरल की कीमत पर ध्वनि को बचाते हैं, शब्द की कीमत पर अर्थ को बचाते हैं। शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है आपको, क्योंकि आप उन शब्दों से वंचित, और वो बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि जिन शब्दों में कोई कृति लिखी गई है, आप जब पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही पारंपरिक किस्म का, हमारे यहाँ एक रीतिकाल हुआ है साहित्य में,
उसकी एक चार पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि वीरता का उसमें और युद्ध का और उसका वर्णन उसमें किया गया है। आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे? आप इसका अनुवाद करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये कविता अपने शब्दों पर बहुत टिकी हुई है। कविता यूं है: प्रतिभट कटक कटीले केत काटि काटि कलिकासी किलक कलेउ देत काल। अब ये जो प्रतिभट कटक कटीले केत काटि काटि कलिकासी किलक कलेउ देत काल को, ये जो इसमें जो बात कही गई है, इसमें ये जो आवाजें आ रही हैं, जो ध्वनि आ रही है, शब्द की जो ध्वनि आ रही है, इस ध्वनि को आप कभी पकड़ नहीं सकते। इसको आप तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। शब्द की कीमत, शब्द की ध्वनि की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। लेकिन इस कविता में एक अर्थ निहित है, आप उस अर्थ को बचा ले जाते हैं। तो अक्सर अनुवाद में शब्द की कीमत पर, जो कि बहुत बड़ी कीमत है, मैं कह रहा हूं, शब्द की कीमत पर आप अर्थ को, अभिधा की कीमत पर व्यंजना को, या अभिधा की कीमत पर उसको, ध्वनि को आप बचाते हैं। हर बार ये बच जाती है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि शब्द से अविनाभाव जुड़ी हुई होती है ध्वनि। शब्द से अर्थ अविनाभाव जुड़ा होता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन तब भी इस बात की संभावना और गुंजाइश होती है कि वो शब्द से कटने के बाद भी उस अर्थ को नई शब्दावली में, नए विन्यास में ढाला जा सके। एक मुझे मैं आपके प्रश्नों के बीच में मुझे एक सूझ रहा है, तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। आपने सुना होगा वो मिथक, जिसमें टावर ऑफ बाबेल का मिथक के बारे में आपने सुना होगा कि बाइबल का किस्सा है ये, जिसमें कि लोग जो हैं तय करते हैं कि सातवें स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो इतना बड़ा टावर बनाएंगे कि वो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो वो टावर बनाने की शुरुआत करते हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है वो मेहनत करते हैं और वो बनाते जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब वो काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो ईश्वर घबरा जाता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब अगर ये लोग यहाँ आ गए तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का फर्क ही खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर उसमें षड्यंत्र करता है, और वो ये करता है कि उनके बीच, जिस भाषा में वो आपस में संवाद कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि ईंट लाओ, गारा लाओ और कुदाली लाओ, वो उनकी भाषा को भ्रष्ट कर देता है। आपने एक शब्द सुना होगा, बेबलिंग, बच्चों के बारे में कहा जाता है बेबलिंग कर रहा है, वो शब्द यहीं से आया है, एक्चुअली बाबेल से आया है, टावर ऑफ बाबेल से। तो वो उनकी भाषा को नष्ट कर देता है, और नतीजा ये होता है कि चूंकि उनके बीच का संवाद खत्म हो जाता है, उनके बीच कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, जिसके नतीजे में वो एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते और वो टावर नहीं बन पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य ने अनुवाद का आविष्कार, अगर अपन इस रूपक का इस्तेमाल करते हुए कहें, तो मनुष्य ने अनुवाद का आविष्कार ईश्वर द्वारा किए गए इस षड्यंत्र का बदला लेने के लिए किया। आप सवाल करिए। हाँ जी, अभी आपने बहुत से इंग्लिश जो साहित्य कृति है उनके हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो किसी भी भाषा का अनुवाद करते समय हमें उस भाषा की प्रकृति के बारे में क्या-क्या पता चलता है? जो काम आपने किए हुए हैं, उनके अनुभव से हमें बता दीजिए। जी, ऐसा है कि भाषा की प्रकृति के बारे में सबसे ज्यादा हमें तब पता चलता है जब हम सृजनात्मक लेखन का अनुवाद करते हैं, क्योंकि भाषा अपनी प्रकृति को सबसे अधिक सृजनात्मक लेखन में खोलती है। सृजनात्मक लेखन से आप मेरा आशय समझ रही होंगी, कविता, कहानी, उपन्यास जैसी चीजें। मैंने इस तरह की बहुत सारी चीजों के अनुवाद किए हैं। मैंने शेक्सपियर और लोरका के नाटक किए हैं, ब्रेख्त का नाटक किया है, अम्बर्तो इको के उपन्यास का, हरमन हेस के उपन्यास का, ऐसे बहुत सारी कृतियों का अनुवाद किया है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में मैंने विमर्शात्मक लेखन का अनुवाद भी किया है। जो सृजनात्मक लेखन का अनुवाद करते हुए हमें भाषा की प्रकृति के बारे में जो सबसे बड़ी चीज जिसकी जानकारी हमें मिलती है, पता चलती है, वो ये है कि कोई भाषा कितनी, उस भाषा की जड़ें अपनी परंपरा में और अपनी समकालीनता में एक साथ
कितनी गहराई तक मौजूद हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे संस्कृत भाषा को ले लें, संस्कृत के साथ ये हुआ है, और ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भाषा को बरतने, समाज द्वारा बरते जाने का ढंग उस भाषा को रूप देता है। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा है कि अगर आप संस्कृत का साहित्य पढ़ रही हैं तो आपको हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी परंपरा के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ पता चलेगा। उसके मिथक क्या हैं, उसके विश्वास क्या हैं, उसकी परंपरा, उसकी परिपाटियां क्या हैं, इन सब चीजों का आपको पता चलता है किसी भाषा का अनुवाद करते समय। लेकिन ये बात भी होनी जरूरी है कि उस भाषा की जड़ें अपने समकालीन अनुभव में कितनी है। इसका मतलब ये होता है कि भाषा एक परंपरा को और समकालीनता के बीच में एक संवाद का सेतु हमेशा निर्मित किए रहती है। यानी उसमें एक साथ दोनों तरह की अभिव्यक्तियां संभव होती हैं। जो दुख महाभारत के जो दुख महाभारत में था, वो दुख आज के मनुष्य के दुख से जुड़ता है, यानी दुख का रूप नहीं बदलता है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा की प्रकृति की समझ हमारी इसी से बनती है कि हम उसको पढ़ते हुए जानते हैं कि इस भाषा की जड़ें अपनी परंपरा में कितनी गहरी हैं और अपनी समकालीनता में कितनी गहरी हैं, और इन दोनों के बीच वो किसी तरह का की निरंतर्य बनाए रख पा रही है, किसी तरह का संवाद कायम रख पा रही है या नहीं रख पा रही है। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ऐसी बहुत सारी कृतियां होती हैं जो नितांत समकालीनता का अनुभव तो देती हैं, और लेकिन उनकी परंपरा के बारे में हमें पता नहीं चलता। हमें ये पता नहीं चलता है कि इनके लोक विश्वास क्या हैं, इनकी अपनी परिपाटियां क्या हैं, इनकी अपनी न्यूएंसेस क्या हैं, ये हमें पता नहीं चलती। तो ये प्रकृति का, जहां तक मैं समझता हूं कि भाषा से हमें जिस देश में, जिस मुल्क में वो भाषा बोली जा रही है, उस देश की सुदीर्घ परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। यही एक बड़ा भारी उपलब्धि भी होती है साहित्य को पढ़ने की और अनुवाद को पढ़ने की भी, क्योंकि किसी हद तक अनुवाद उस चीज को अपने में ले आता है। अनुवाद को अगर आप उपमा देना चाहेंगे तो क्या देंगे? अनुवाद क्या नदी है जो हर क्षण बदलती है और बाद में देखने आए व्यक्ति को लगा कि उसने वही देखा जो उससे घंटे भर पहले आए व्यक्ति ने देखा? या अनुवाद सूरज है जिसकी धूप किसी ठंडे देश में अलग प्रभाव पैदा कर रही है और किसी गर्म देश में पसीना निकाल दे रही है, मगर सूरज निकला का अनुवाद दोनों ही भाषाओं में सूरज निकला है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? मैं एक तो ये कहूंगा कि अनुवाद के लिए अगर मैं कोई संज्ञा देना चाहूं तो वो जो मैंने शुरू में एक आपकी सवाल शुरू होने के पहले जो मैंने एक भूमिका जैसी बांधी थी, अपने अनुभव के बारे में बताया था। अनुवाद के लिए मेरे पास सबसे अच्छी संज्ञा है हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य, मेहमान नवाजी, और एक ऐसी मेहमान नवाजी जो बिना शर्त मेहमान नवाजी, उसमें किसी तरह की शर्तें नहीं है। ये जो मैं पद और उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्रांस के एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनको कहना चाहिए दुनिया के महान दार्शनिक मैं मानता हूं, वो जाक देरिडा हैं, जो कुछ वर्ष पहले जिनकी मृत्यु हुई है। ये आइडिया, ये जो आतिथ्य का आइडिया है, हॉस्पिटैलिटी का आइडिया है, ये उनका आइडिया है, लेकिन अनुवाद पर इसको अप्लाई मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अनुवाद जो है उसके लिए सबसे अच्छा शब्द है मेहमान नवाजी, आतिथ्य, भाषा का आतिथ्य या कृति का आतिथ्य। भाषा का आतिथ्य नहीं बल्कि कहना चाहिए कृति का आतिथ्य। एक भाषा जिसमें अनुवाद किया जा रहा है वो किसी दूसरी भाषा की कृति को मेहमान नवाजी की सुविधा और गुंजाइश देती है, और वो बिना शर्त की सुविधा देती है। उसमें किसी तरह की कोई शर्तें नहीं रहती कि आपको हमारी तरह से जीवन जीना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसके लिए तो मैं संज्ञा ये दूंगा,
आप जो आपने दूसरी बात कही वो ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। दोनों जगह सूरज निकला अनुवाद नहीं होगा। दरअसल ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के वातावरण में सूरज के निकलने की बात कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए मनाली में बैठी हुई हैं और जनवरी का महीना है और आपके सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से सूरज निकल आया, तो हम लोग कहेंगे वाह सूरज निकला, सूरज निकल आया। और अगर आप दिल्ली में रह रही हैं और मई का महीना है और हमारे दुर्भाग्य से आज भी सूरज निकल आया, तो हम कहेंगे बाप रे फिर से निकल आया। सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहेंगे कि फिर से निकल आया या सूरज निकल आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ निर्भर करता है कॉन्टेक्स्ट पर। किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, वाक्य बनाते समय। और इस बात की गुंजाइश हर भाषा में होती है, क्योंकि मानवीय अनुभव ज्यादातर हर भाषा में, मतलब हर समाज में लगभग एक से होते हैं, जो बुनियादी मानवीय अनुभव हैं। तो क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप उसको ट्विस्ट देते हैं, आप उसको हल्का सा खम देते हैं, और वो खम देके आप उसी वाक्य को या उसी बात को, सूरज निकला को ही जैसे अपन ने उदाहरण के लिए दिया, आप जरा सा खम देके और उस अर्थ को संप्रेषित कर सकते हैं जो अर्थ एक्चुअली आपको वांछित है, जो अर्थ आप देना चाहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और नदी वाला जो रूपक आपने दिया, तो मैं ये कहूंगा कि इस असल में जितनी भी चीजें आपने, जितने भी विकल्प रखे हैं, ये सब विकल्प हो सकते हैं किसी अनुवाद में। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये तो वही है जो घंटे भर पहले देखा था, और आपको ये भी लग सकता है कि अरे ये तो बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि किसी कृति का जो अनुवाद था, अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही महान कृति है और बहुत महान अनुवादक है वो, उसी कृति के कारण वो अनुवादक का नाम महान हुआ। तो ये भी होता है कि आप विस्मित होते हैं कि अरे ये चीज ऐसी थी। तो ये संभव है कि आपको ये लगे कि रिएट्रेशन हुआ है, सिर्फ दोहराया गया है, वही नदी है, वही सब कुछ है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये बिल्कुल अलग पानी है, ये बिल्कुल अलग प्रवाह है, ये बिल्कुल अलग किस्म की कलकल है, ये बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव देने वाली चीज है, ये भी आपको लग सकता है। तो सब तरह की चीजें संभव हैं। मैंने आपसे जो बात कही है वो ये है कि अनुवाद का काम एक सृजनात्मक कर्म है, और अगर कोई सृजनधर्मी व्यक्ति, कोई क्रिएटिव व्यक्ति अनुवाद कर रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी उस चीज में उसका निवेश अनिवार्यतः होगा। जो अनुदित कृति है या जो अनुवाद है, उसमें उसका निवेश, उस सृजनात्मकता का निवेश अनिवार्यतः होगा। और वही निवेश सबसे ज्यादा न्याय कर पाएगा उस कृति के साथ जिसका अनुवाद किया गया है, और उस कृति के साथ भी जिस रूप में उसका अनुवाद किया गया है, और पाठक के साथ भी और अनुवादक के साथ भी। जी। आप हमें एक दो उदाहरण बताइए जहां आपने एक पेचीदा बात का अनुवाद किया हो और आपको रचनात्मक सुख मिला हो, आप रचनात्मक सुख से भर गए हो, आपको बहुत सुखद लगा हो। ऐसे एक दो उदाहरण आप हमें दीजिए। मैं ऐसे दो उदाहरण आपको देता हूं। वैसे तो खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन दो उदाहरण मैं आपको देता हूं, और दोनों संयोग से क्रिएटिव लेखन के हैं। हरमन हेस का एक प्रसिद्ध उपन्यास है सिद्धार्थ, जो कि जिसमें कि सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, एक युवक है, और जो अपना घर छोड़ के आत्म जिज्ञासा लेके कि मैं कौन हूं, दुख क्या है, संसार से दुख का निवारण कैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि इस तरह की जिज्ञासाएं लेके घर से निकलता है। आप ये ध्यान रखें कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी नाम था, और ये उसी जमाने की बात है जब बुद्ध थे। और वो निकलता है और बुद्ध की मृत्यु होने वाली है, बुद्ध की मृत्यु से कुछ ही समय पहले की बात है। और वो
लड़का निकलता है और बुद्ध से मिलता है। बुद्ध से मिलने के बाद उनसे ज्ञान, उनकी बातें सुनता है, लेकिन उसको ये लगता है कि बुद्ध का जो मार्ग था वो बुद्ध ने अपने लिए अर्जित किया था, मुझे अपनी तरह से वही अपना मार्ग अर्जित करना पड़ेगा। और फिर वो एक सांसारिकता में डूबता है वगैरह वगैरह, और फिर लौटता है। इस पूरे उपन्यास में एक नदी को पार करता है वो 2 बार, एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय। ये जो नदी है, नदी के रूपक में उस पूरे उपन्यास को जैसे बांधा है हरमन हेस ने। हरमन हेस महानतम उपन्यासकार हुए हैं जर्मन भाषा के। इस उपन्यास का अनुवाद करते हुए जो पेचीदगी थी वो इस बात की थी कि जैसे नदी की के बहाव में, के प्रवाह में जो लय होती है, जिसको आप एक तरह की काव्यात्मक लय भी कह सकते हैं, लेकिन कविता की लय कई तरह की होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक खास तरह की काव्यात्मक लय, उस लय को पकड़े रहना, उस लय को बरकरार रखना, बनाए रखना, और उस उपन्यास के कथ्य को कट कट ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा चीज थी। और मैंने जी जान लगा के पूरी कोशिश की कि वह प्रवाह और वह लय उस भाषा में जो हिंदी है, क्योंकि वो जर्मन भाषा में लिखा गया उपन्यास है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी में मैंने पढ़ के उसको हिंदी में अनुवाद किया। मैं नहीं जानता कि मूल जर्मन से हिंदी में आने के बाद उसकी क्या दशा हुई होगी उस उपन्यास की, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ते हुए मुझे जो चीज समझ में आई कि ये उपन्यास एक नदी की लय, और नदी को बहुत ही मेटाफर की तरह उसमें बरता गया है, अन्य रूपों की तरह बरता गया। एक मल्लाह है जो बहुत ही ज्ञानी किस्म का व्यक्ति है, और जो अंततः उस लड़के को सच्चा ज्ञान देता है। तो वो मल्लाह नदी के साथ कैसे बरतता है, वो कहता है कि नदी बात करती है, नदी की बातों को सुनना चाहिए। नदी में एक शाश्वतता का भाव भी, वो उसमें एक नैरंतर्य का भाव भी है, अपने उद्गम और अपने अपने विश्रांति स्थल दोनों के बीच वो फैली हुई है। वो सनातन भी है और हर क्षण बदल भी रही है, प्रवाहित भी हो रही है, हर क्षण वो नई नई जगह पर जा रही है, लेकिन उसमें एक सनातनता भी है। तो ये जो बहुत सारी अंतर्ध्वनियां उस उपन्यास में मौजूद थी, ऐसी कृतियां जिनके अंदर ये जो मल्टीपल अंतर्ध्वनियां मौजूद होती हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की अंतर्ध्वनियां मौजूद होती हैं, जब आप ऐसी किसी कृति का अनुवाद करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उस चुनौती का मुझे स्मरण आ रहा था, तो एक तो मैंने उसका बताया, और दूसरा दूसरा इसी तरह का उदाहरण है उम्बर्तो एको का उपन्यास नेम ऑफ द रोज, जिसका अनुवाद मैंने खाली नाम गुलाब का शीर्षक से किया है। तो ये 2 उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। रचनाकार को पता नहीं होता कि रचना का पाठक कौन हो सकता है। क्या अनुवादक को अपना पाठक पता होना चाहिए? क्या यह बात अनुवादक के लिए कोई मायने रखती है? जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है कि अनुवादक को ये पता हो कि उसका पाठक कौन है। इसलिए रचनाकार जब लिखता है तो वो सचमुच ही हवा में गांठ लगा रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है। वो एक सर्वथा सॉलिट्यूड में, एकाकीपन में, अपने एकांत में बैठ के सृजन कर रहा होता है। और अगर वो पाठक को ध्यान में रख के लिख रहा है तो वो कभी भी अच्छा लेखन नहीं कर सकता। कभी भी कोई भी लेखक अच्छा लेखन अगर करता है तो पाठक को ध्यान में रख के वो नहीं करता, नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि संसार का कोई भी महान साहित्य पाठक को ध्यान में रखकर लिखा गया होगा। लेकिन जब कोई कृति प्रकाश में आ जाती है, जब कोई कृति छप जाती है, जब कोई कृति हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों पाठकों द्वारा पढ़ ली जाती है, और जब मैं उसका अनुवाद करने बैठता हूं, आप उसका अनुवाद करने बैठती हैं, तो आपको पता रहता है कि ये कृति किस तरह के पाठक को एंटिसिपेट कर रही है ना, किस तरह के पाठक, क्योंकि हर कृति के भीतर उसका पाठक छुपा रहता है। कहा यह जाता है कि कृति का अर्थ उसके स्रोत में नहीं, यानी उसके ऑथर में नहीं, बल्कि उसके पाठक में निहित होता है। मतलब कोई कृति खुलती तब है जब उसको पढ़ा जाता है। वो सेल्फ में रखी हुई पुस्तक
जो है वो मृत है। उसमें जीवन तब पैदा होता है जब मैं उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ उसको अपने रेक से बाहर निकालता हूँ, उसको खोलता हूँ और उसको पढ़ना शुरू करता हूँ। उसमें जीवन का स्पंदन शुरू होता है। तो पाठक का जन्म कृति के भीतर होता है और कृति का जन्म भी पाठक के भीतर होता है। ये जो दोहरे जन्म हैं, इनके बारे में अनुवादक को पता रहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि तोल्स्ताय का उपन्यास अन्ना कारेनिना किस तरह के पाठक को एंटिसिपेट कर रहा है, किस तरह का पाठक उसके भीतर मौजूद है और किस तरह के पाठक के भीतर उसने अपने को पुनर्जीवित किया है। तो अनुवाद करते समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि ये कृति किस तरह के पाठक को अपने भीतर अंतर्निहित किए हुए है, या किस तरह का पाठक इस कृति को एंटिसिपेट कर रहा है। उस पाठक को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि जिस भाषा के पाठक समुदाय को वो कृति संबोधित की जा रही है, वो उसके लिए बोधगम्य हो सके, वो उसके लिए समझ में ठीक से आ सके। मतलब कम से कम उसका लिटरल मीनिंग तो उसको समझ में आ सके। बाकी तो पाठक के ऊपर है कि वो उसकी अंतर्ध्वनियों को, उसकी न्यूएंसेस को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अनुवादक को इस बात की पूरी कोशिश करनी होती है कि वो एक ऐसी भाषा का प्रयोग करे अनुवाद करते समय जो उस पाठक को संबोधित करने की सामर्थ्य रखती हो, जो पाठक उस कृति का पहले से ही मौजूद है। वो पहले से मौजूद पाठक दूसरी भाषा में है, लेकिन उस पाठक की प्रकृति इसको पता होती है। आप समझ रहे हैं ना, पाठक को आविष्कृत कर चुकी होती है कृति। तो जो आविष्कृत है, उस आविष्कृत को ध्यान में रखते हुए आपको, अनुवादक को इसका ध्यान रखना होता है कि यह पाठक कौन है या किस तरह का पाठक है। दूसरे शब्दों में, पाठक का ध्यान रखना अनुवादक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप बिना पाठक का ध्यान रखे कृति का अनुवाद नहीं कर सकते। ये स्वांतः सुखाय कर नहीं है। जी। अनुवाद के लिए चुनते वक्त किसी भी किताब में आज तक जो आपने अनुवादित की हो और या फिर आप करने वाले हो, किसी भी किताब में आप क्या देखते हैं? आप क्या देखकर वो किताब अनुवादित करने के लिए चुनते हो? देखिए उर्वशी जी, मैं अपनी व्यक्तिगत बात ही कर सकता हूं। मैं बहुत सारे अनुवाद कमीशन ढंग से करता हूं। मुझसे कहा जाता है कि इस किताब का अनुवाद आपको करना है, और मैं उस किताब का अनुवाद इसलिए करता हूं क्योंकि कोई अन्य दूसरी जरूरतें हैं जिनके नाते मुझे वो अनुवाद करने पड़ते हैं। तो ऐसे में तो चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि आप चुन के देती हैं और आप कहती हैं कि इसका अनुवाद करना है, और चूंकि मैं प्रोफेशनल ढंग से करता हूं तो मुझे तो जरूरत है अनुवाद करने की, तो इसलिए मैं आपके चुनाव को मान लेता हूं। लेकिन अगर मेरे पास इस बात की गुंजाइश होती है, इस चुनाव की गुंजाइश होती है, मैं ये तय कर सकूं कि मुझे किस कृति का अनुवाद करना है, किसका नहीं करना है, और ऐसा मैंने बहुत सारी कृतियों का अनुवाद किया है। जैसे मैंने उमरतो एको के उपन्यास का अनुवाद स्वेच्छया ही किया था। बहुत सी कविताओं के अनुवाद मैंने किए हैं जो अपनी इच्छा से किए हैं। मैंने फ्रांसीसी उपन्यासकार मार्गरेट ड्यूरास के नाटक का, स्पेयर का, और उनके उपन्यास स्पेयर का अनुवाद किया है। तो जब मेरे सामने चुनाव की गुंजाइश होती है तो मैं ऐसी कृतियों को चुनता हूं या चुनना चाहता हूं जो मानवीय अस्तित्व के बारे में, जो हमारा वजूद है, जो हमारा होना है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में कोई ऐसी अंतर्दृष्टि, कोई ऐसी इंसाइट हमें देती हो जो मुझे लगता है कि कहीं और नहीं मिल सकती, जिसमें एक अद्वितीयता है, सिंगुलैरिटी है। अगर किसी कृति में सिंगुलैरिटी है, उसमें अद्वितीयता है, और वो अद्वितीयता किस चीज के बारे में है कि वो हमें हमारे होने के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में कोई ऐसी दृष्टि दे रही हो जो कि अभी तक हमसे ओझल थी, हम नहीं जानते थे मानवीय अस्तित्व के बारे में। हर अच्छी कृति ये काम करती है। तो अनुवाद करते समय अगर मुझे चुनना होता है
तो मैं ऐसी कृति का चुनाव करता हूं जो कि जिसमें कि इस तरह की कोई चीज हो जो कि मुझे और मेरे पाठक को कोई जीवन के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में, प्रकृति के बारे में, संसार के बारे में कोई अनूठी, अद्वितीय कोई अनुभव देने वाली हो, ऐसा मैं चुनाव करता हूं। इस तरह की चीज का चुनाव नहीं करता हूं कि मैं एक विपरीत उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मैं इसका चुनाव नहीं करता हूं कि इससे लोगों को मजा आएगा। साहित्य मजे के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ये अलग बात है कि आपको साहित्य पढ़ने के बाद एक खास तरह का सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है, एक खास तरह का जुआंस जिसको कहते हैं वो मिलता है। लेकिन उस आप मजे के लिए नहीं किसी साहित्य को पढ़ते हैं। तो इसलिए साहित्य का, इसलिए चुनाव करते समय, अनुवाद की किताब का चुनाव करते समय, किसी कृति का चुनाव करते समय हमेशा इस बात का ध्यान मैं रखता हूं और मैं समझता हूं कि रखा जाना चाहिए कि ये मनुष्य के बारे में, हमारे आसपास के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कोई नई समझ हमें दे रही है, कोई नई इंसाइट हमें दे रही है या नहीं दे रही है। ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी विवेक है जो चुनाव के पीछे होना चाहिए। जी। आदर्श अनुवाद के कुछ उदाहरण क्या आप हमें दे सकते हैं जिसमें आपको लगा हो कि हाँ, अनुवाद ऐसा होना चाहिए? इस तरह के थोड़े कुछ उदाहरण जो आपके पास हो तो हमारे ऐसे साथ दरअसल बहुत से उदाहरण हैं और उनको गिना पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं समझता हूं कि जैसे रिल्के की कविताओं के जो, क्योंकि मैंने हिंदी अनुवादों का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, हिंदी में अनुवाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दुर्भाग्य से। दूसरी भारतीय भाषाओं से भी जो अनुवाद हुए हैं उनके बारे में भी मुझे जो, जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी समझ है, वो बहुत अच्छे नहीं है। उनको पढ़ते ही आप समझ जाते हैं कि इसमें कुछ कुछ तो है जो मिसिंग है। लेकिन हिंदी में कवियों ने बहुत अच्छे अनुवाद किए। खुद कवियों ने जो दूसरे कवियों के अनुवाद किए वो बहुत अच्छे, जैसे अशोक वाजपेयी जी ने, मंगलेश डबराल जी ने, ऐसे अन्य लोग हैं जिन्होंने अनुवाद किए हैं। और एक यहाँ से मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से कस्बे से, पिपरिया नाम की जगह से एक पूरी पत्रिका ही निकलती थी जिसका नाम है तनाव, जिसमें अनुवाद की लंबी श्रृंखला छपी है, जिसमें अंतहीन अनुवाद हुए हैं। लेकिन अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि रूसी कविता के अनुवाद बहुत अच्छे हुए हैं। अन्ना अखमातोवा के, मारिना शेताहेवा के बहुत सुंदर अनुवाद हुए हैं। मार्शल प्रूस्ट के उपन्यास का बहुत अद्भुत अनुवाद हुआ है जो फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी में हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अनुवाद हैं जो कि मेरे दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि हिंदी में, हिंदी साहित्य में कोई बहुत अच्छे अनुवादों के आदर्श, आपने शब्द इस्तेमाल किया, अगर इस तरह की कोई बात कहें तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जिन जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए हैं, जैसे अशोक वाजपेयी जी या मंगलेश डबराल जी जैसे कुछ कवियों ने जो कविताओं के अनुवाद किए हैं वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अनुवाद हुए। पर बाकी भारतीय भाषाओं में अनुवाद की स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोगों को आप अनुवाद पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम लोगों में ये सजगता आए। कम से कम इतना ही हो कि अनुवाद कर्म जो है ये साहित्य का एक महत्वपूर्ण कर्म है, इसी की तरफ लोगों का ध्यान जाए और कुछ हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेहतर अनुवादक हों जो कि कुछ अच्छा काम कर सके। ये काम बढ़ाने के लिए या इसमें रुचि तैयार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये दरअसल व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकने वाला काम तो है ही, लेकिन ये संस्थानिक स्तर पर किया जाने वाला काम ज्यादा है। और संस्थानिक स्तर से मेरा मतलब ये है कि जो बड़े फाउंडेशंस होते हैं, सरकार है हमारे यहाँ, आखिरकार सरकार की क्या भूमिका है? अगर हम एक कल्याणकारी राज्य हैं तो, और हम एक ऐसा देश हैं जहां पर मान्य भाषाओं की संख्या ही 1 दर्जन से ज्यादा है, और जहां ऐसी अंतहीन भाषाएं हैं जिनको कि हमारी उसमें सूची में शामिल नहीं किया गया है, संविधान की जो भी जहां पर भी दर्ज है वो भाषाएं उसमें शामिल नहीं किया गया है।
तो जो इतना बहुभाषाई समाज है, जहां पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उस देश में अनुवाद बहुत ही अनिवार्य जरूरत है। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार की बनती है और उन संस्थानों की बनती है जो कल्याणकारी होने का दावा करते हैं। उनको इसके लिए उद्यम करना चाहिए, उनको फेलोशिप इवॉल्व करना चाहिए, अनुवाद के लिए बहुत अच्छी फेलोशिप होना चाहिए। आप जानते हैं, आप पता नहीं आपको मालूम है नहीं, पर अमेरिका में और यूरोप में ये होता है कि किसी कृति का अनुवाद अगर किसी को करवाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अमुक जगह चले जाइए, वहां पर आपके लिए एक हट रिजर्व कर दी गई है, वहां आप रहिए और उस कृति का अनुवाद करिए, और उस 1 साल के लिए आपको आपकी आजीविका चलाने के लिए भरपूर साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फेलोशिप्स हों, उसके लिए पुरस्कार हो, उसके लिए अनुदान हो, इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब काम फाउंडेशंस की ओर से और सरकार की ओर से किए जाने चाहिए। ये तो हुए संस्थानिक स्तर के काम जो कि प्राथमिक है और सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जो लोग अनुवाद का काम प्रोफेशनल स्तर पर कर रहे हैं और जो सिंसियर किस्म के लोग हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ठीक ठाक लोग हैं, साहित्य अकादमी ये काम करवाती है बड़े पैमाने पे, वहां पर अनुवादकों को सम्मानजनक धनराशि दी जानी चाहिए। क्योंकि कोई आदमी अगर अनुवाद कर रहा है तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, वो तो पूरे वक्त उस काम में लगा हुआ है। तो अगर वो पूरे वक्त उस काम में लगा हुआ है तो उसकी आजीविका का क्या होगा? तो उसके लिए ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि अगर वो अनुवाद कर रहा है तो वो एक महान काम कर रहा है, एक बड़ा काम कर रहा है, और वो जन कल्याण का काम कर रहा है, उसकी कम से कम आजीविका को का ध्यान उसकी ओर रखा जाए। व्यक्तिगत स्तर पर यह है कि अनुवादक जो है वो अधिक सिंसियर हो, अधिक ईमानदार हो, अधिक एकाग्र हो, क्रिएटिव हो, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तब वो अच्छे अनुवाद की गुंजाइश और संभावना हो सकती है। लेकिन सबसे प्राथमिक चीज है संस्थानिक स्तर का उद्यम, संस्थानिक स्तर का सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। अगर ये सपोर्ट और इस तरह की चीजें नहीं होती हैं तो अनुवाद की स्थिति नहीं सुधर सकती। और अनुवाद की स्थिति का हिंदुस्तान में न सुधरना का मतलब ये है कि मेरे और आपके बीच, आपके और तमिल भाषी के बीच, तमिल भाषी और कन्नड़ भाषी के बीच, इनके बीच एक जो अबोला है, एक जो 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 असंवाद है, विसंवाद है, कम्युनिकेशन का अभाव है, ये बढ़ता चला जाएगा, ये खाई चौड़ी होती चली जाएगी। और इसको पाटने का काम सिर्फ बोलचाल से नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकती हैं कि चलिए अच्छा है, तमिल लोग जो है थोड़ी बहुत हिंदी जानती हैं, आप आखिरकार कोंकणी भाषी हैं, लेकिन आप हिंदी में मुझसे बात कर रही हैं। लेकिन इतनी बातचीत से हमारे बीच असल संवाद नहीं बनेगा। असल संवाद तब बनेगा जब आपकी लिखी कविता में पढ़ूंगा, तब मैं आपका मन, आपके हृदय को समझ पाऊंगा, और मेरा लिखा हुआ आप पढ़ेंगी तब आप मेरे मन और मेरे हृदय को समझ पाएंगे, मेरे दिमाग को समझ पाएंगे। तो ये जो हृदय, मन और दिमाग के बीच संवाद है, ये अनुवाद के माध्यम से ही, भाषाओं के बीच अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। और ये चीज तभी संभव हो पाएगी जबकि इसके लिए संस्थानिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर गंभीर, सिंसियर ढंग से उद्यम किया जाए। आशा करते हैं कि सरकार या सरकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि केंद्रीय साहित्य अकादमी, वहां से हम आशा करते हैं कि कुछ तो अनुवाद के क्षेत्र में कार्य होगा, कार्य बढ़ेगा, और हमें बहुत अच्छे अनुवादक प्राप्त होंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए। जी। मेरा अगला सवाल है आपसे। जी। आपके पसंदीदा लेखक और अनुवादक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण लेखक के बारे में आप बताइएगा। आपके पसंदीदा लेखक और अनुवाद के लिए जो आपको बहुत चुनौतीपूर्ण लगते हो, ऐसे। दो तरह के लेखकों का मैं जिक्र करता हूं। मैं असल में, आप जानती हैं कि मैं लिटरेरी क्रिटिक हूं, साहित्य का आलोचक हूं। और साहित्य के आलोचक होने का मतलब ये है कि मैं साहित्य के सिद्धांत में बहुत दिलचस्पी रखता हूं। जैसे साहित्य का, जैसे मान लीजिए कि रस सिद्धांत होता है वगैरह वगैरह, तो इसी तरह से जो पश्चिम के जो साहित्य के सिद्धांत हैं उनमें मेरी बहुत दिलचस्पी है। फिलॉसफी में मेरी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। तो मेरे एक बहुत ही पसंदीदा लेखक हैं जो कि डिस्कर्सिव राइटिंग के लेखक हैं, फिलोसफर हैं, जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, ज़ाक देरिडा।
वो मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगते हैं। मैं उनको पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि ये अद्भुत बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। मुझे लगता है कि उनका सारा लेखन हिंदी में आना चाहिए। दूसरी भाषाओं में तो हुआ, अंग्रेज आखिर वो फ्रांसीसी भाषा में लिखते थे और अंग्रेजी में हुआ और तमाम दूसरी यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, लेकिन हिंदी में वो नहीं है। तो वो मेरे एक पसंदीदा लेखक हैं जो मुझे बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगते हैं। दूसरे एक मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं जो जापानी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, हारुकी मुराकामी। उनके उपन्यासों में बहुत ही पेचीदगियां हैं, बहुत बारीकियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनका अनुवाद जरूर होना चाहिए। तो ये मेरे दो बहुत पसंदीदा लेखक हैं, लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेखक भी हैं। मैंने दो तरह के उदाहरण इसलिए दिए कि एक डिस्कर्सिव राइटिंग का उदाहरण है, फिलोसफर का उदाहरण है, साहित्य चिंतक का उदाहरण है, और दूसरा एक उपन्यासकार का उदाहरण है, देरिदा और मुराकामी। दो लेखकों के मैंने उदाहरण दिए। अगर ऐसे उदाहरण और मैं लेने बैठूं तो बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन मैंने ये दो मुख्य मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं जिनके मैंने उदाहरण आपको। मदन सोनी जी, आज हमारे साथ बहुत सारे अनुवादक, साहित्यकार, लेखक जुड़े हुए हैं और उनसे हमें आपके लिए सवाल है। गोवा के अनुवादक और कोशकार मुकेश थड़ी जी हैं। उन्होंने आपसे पूछा है, क्या आपने बाल साहित्य के क्षेत्र में मौलिक रचना का अनुवाद कार्य किया है? यदि है, तो आपसे गुजारिश है, इसमें जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं, इस पर प्रकाश डालें। ये मैं अपना बहुत बड़ी सीमा और किसी हद तक दुर्भाग्य मानता हूं कि बाल साहित्य, जिसे आप बाल साहित्य कहते हैं और मैं इसको विद इन कोड कह रहा हूं, विद इन कोट्स कह रहा हूं, मैं उससे बहुत ज्यादा मेरा संबंध नहीं है। मैंने जो जो जिस साहित्य का अनुवाद किया है वो तथाकथित वयस्कों का साहित्य है। हालांकि मुझे इसमें बहुत गहरा संदेह है कि साहित्य को इस तरह की कोटि में बांटा जाना चाहिए कि ये वयस्कों का साहित्य है, ये बाल साहित्य है। ऐसा बहुत सारा साहित्य है जो कि बच्चों के लिए लिखा गया है। अभी यहाँ सुशील बैठे हुए थे, चले गए हैं संयोग से। सुशील ने जो कविताएं लिखी हैं वो बच्चों के लिए लिखी गई कविताएं हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर कविताएं हैं जो कि कोई भी वयस्क जिन कविताओं को पढ़ के सच्चा रस और आनंद ले सकता है। संक्षेप में ये कि मैंने बाल साहित्य का तो अनुवाद, जिस अर्थ में बाल साहित्य कहा जाता है उस अर्थ में मैंने बाल साहित्य का अनुवाद नहीं किया है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा कोई साहित्य है, बाल साहित्य से आमतौर से आशय ये होता है कि जिसमें सुगम किस्म की, सरल किस्म की कहानियां हो, कविताएं हो, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें एक खास किस्म की जो जैसे कविताएं हैं तो थोड़ी दयात्मक किस्म की कविताएं हो जो बच्चों को आसानी से उनकी जुबान पर और उनके दिमाग में बैठ सके और उनको आसानी से वो चीज समझ में आ सके। उसमें भाषा का बहुत ध्यान रखने की बहुत जरूरत है और खासतौर से बाल मनोविज्ञान को दिमाग में रखने की बहुत जरूरत है कि बच्चों का मनोविज्ञान कैसा है, उसको दिमाग में रखने की बहुत जरूरत है। लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, मैंने बाल साहित्य का अनुवाद नहीं किया है। धन्यवाद। अगला सवाल है तन्वी बांबोलकर की तरफ से। वो भी लेखक और अनुवादक है। वो आपसे पूछना चाहती है, अनुवादक की प्रक्रिया में बहुत कुछ खो जाता है, वह कम से कम खो जाए इसका ध्यान कैसे रखें? और एक सवाल है उनका कि क्या अनुवाद की प्रक्रिया में सोर्स टेक्स्ट के जो लेखक होते हैं उनके साथ संयोजन करने से अनुवाद ज्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है? दूसरा सवाल मैं नहीं समझ पाया, इसको आप बाद में रिपीट कर दीजिएगा। जो पहला सवाल है उसका जवाब तो मैंने आपसे आपके किसी एक प्रश्न के संदर्भ में दिया है कि क्या छूट जाता है, ऐसे ही कुछ सवाल है ना जो पूछा गया है। पहला जो सवाल आपका है मैडम, तो उसमें छूटने का तो मैंने आपसे बताया कि उसमें जो मूल पाठ है जिसको स्रोत भाषा कहते हैं, उस भाषा की अपनी सुंदरता छूट जाती है।
क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन किसी हद तक अगर अनुवादक अच्छा है तो वो ये कोशिश कर सकता है कि उसके उसके पैरेलल, उसके बराबर, उस जैसी कोई एक भाषा, वो अपनी अपनी भाषा में उसका कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर, अपना ऐसा ढांचा गढ़े जिसमें कि मूल भाषा का कोई के वो सारे तत्व किसी किसी हद तक आ सके। लेकिन सच ये है कि अनुवाद की प्रक्रिया में जो मूल है, मूल से मेरा मतलब है जो भाषा का, इस भाषा में जो बंधा हुआ है, वो सब छूट जाता है। काफी कुछ छूट जाता है, शब्द छूट जाता है, सिर्फ अर्थ बचा रहता है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आपको उन शब्दों का ज्ञान है, कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके समानांतर शब्दावली में, उसके समानांतर भाषा में आप उस अर्थ का पुनर्वास कर सकें। दूसरा सवाल क्या है, मैं समझ नहीं पाया। वो थोड़ी आवाज की बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ था, इसके कारण दूसरा सवाल। ओके, मैं फिर से बताती हूँ आपको। क्या अनुवाद की प्रक्रिया में जी सोर्स टेक्स्ट के जो लेखक होते हैं जी उनके साथ संयोजन करने से अनुवाद ज्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है? हाँ हाँ, निश्चित तौर पे अगर इस बात की गुंजाइश है। देखिए, हम लोगों ने मैं भारत भवन में रहा हूँ, आपने मेरे परिचय में बताया भी है, और हमने वहां पर कई कार्यशालाएं की थी, अनुवाद की कार्यशालाएं की थी। सामान्यतः क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मलयालम से अनुवाद करना है, तो आप क्या करते हैं, मलयालम का या तो मलयाली भाषी व्यक्ति काम चलाऊ हिंदी में, जाहिर है कुछ बेचारे की हिंदी काम चलाऊ होती है, वो बोलते मलयाली भाषी है, तो मलयालम भाषा से हिंदी काम चलाऊ हिंदी में वो अनुवाद कर देता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि मलयालम भाषा का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है, वो बीच में अंग्रेजी घुस जाती है। उस अंग्रेजी अनुवाद के बाद मैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता हूँ, या आप कोंकणी में अनुवाद करती हैं। हमने जो प्रयोग किया था भारत भवन में, वो ये था कि मान लीजिए हमें हमें मान लीजिए विंदा करंदीकर का अनुवाद करना है, विंदा करंदीकर की कविताओं का अनुवाद करना है, मराठी भाषा के महान कवि हुए हैं, तो विंदा करंदीकर वहां बैठे हुए हैं। या दिलीप चित्रे की कविता का अनुवाद करना है, तो दिलीप चित्रे वहां मौजूद हैं, और अनुवाद करने के लिए मान लीजिए प्रयाग शुक्ल वहां बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, प्रयाग शुक्ल हिंदी के कवि है, विंदा करंदीकर मराठी के कवि है, और जो बीच में बैठा व्यक्ति है वो, उसको थोड़ी हिंदी भी आती है और थोड़ी मराठी भी आती है और थोड़ी अंग्रेजी भी आती है, और अंग्रेजी इन तीनों को भी आती है, इन तीनों लोगों को मिलके भी आती है। ये तीनों लोग बैठ के एक कविता को सामने रखते हैं और आपस में बात करते हैं। वो बताता है, मूल कवि बताता है कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ। वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो मध्यस्थ है, जो बीच में बैठा हुआ है, वो प्रयाग शुक्ल को इंटरप्रेट करके बताता है कि विंदा जी ये चाहते हैं यहाँ पे इस पंक्ति में या इस शब्द के माध्यम से कहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा हमारा, और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने ये पाया कि सोर्स लैंग्वेज का जो राइटर है, अगर वो मौजूद है और उसके साथ सहयोग करते हुए, उसके साथ जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, कोऑर्डिनेट करते हुए और संयोजन करते हुए अगर कोशिश की जाती है, तो वो अनुवाद कई गुना बेहतर होंगे, बजाय इसके कि मैं आइसोलेशन में बैठ के, अकेला बैठ के कोई लेखक उसका अनुवाद करे। जी, दीक्षिता नाइक है जो आपसे पूछना चाहती है, if we are translating a text, then which are the things we should do so that people will get attracted towards it? दरअसल जिस चीज का मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं उसके प्रति if I want people to be attracted, to get them attracted, तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि मैं ऐसी कृति का चुनाव करूं, पहले नंबर 1 ऐसी कृति का चुनाव करूं जिसमें अट्रैक्शन इटसेल्फ मौजूद है, निहित है। अगर वो अट्रैक्टिव कृति है तो पहली शर्त तो उसकी यही है। अगर मैं एक उबाऊ कृति उठा लेता हूं, एक खराब कृति उठा लेता हूं जो अट्रैक्ट ही नहीं करती है, या एक खास किस्म की ऑडियंस को वो अट्रैक्ट नहीं करती है, मान लीजिए कि मैं कोई फिलोसफिकल टेक्स्ट उठाता हूं
और मैं ऐसी ऑडियंस को के सामने उस टेक्स्ट को ले जाता हूँ जिसकी फिलॉसफी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसका तो कोई अर्थ नहीं होगा। तो पहली शर्त तो उसमें ये है कि टेक्स्ट जो है, जो सोर्स टेक्स्ट है, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी अट्रैक्टिव। नंबर 2 ये कि ये पहचानना कि ये जो सोर्स टेक्स्ट है उसमें क्या अट्रैक्टिव, उसकी लैंग्वेज अट्रैक्टिव है, उसका मीनिंग अट्रैक्टिव है, उसकी न्यूएंसेस अट्रैक्टिव हैं। अगर इसका सेंस मुझे है तो मैं अपने अनुवाद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन प्रॉपर्टीज का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करूं, जो कि उस मूल कृति में जो सोर्स टेक्स्ट है उसमें जो अट्रैक्टिव है उसका मैं इस्तेमाल करूं। तो अब तो मूल कृति के अट्रैक्टिव एलिमेंट्स का, उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसफर करना, ये उसको अट्रैक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैंगलोर से हमारे साथ बी देवदास सापय है। उनका एक सवाल है आपके लिए। वो कहते हैं, sometimes it is said poetry cannot simply be translated. What are the main difficulties of translating poetry? एक्चुअली मुझे इसका जवाब अंग्रेजी में देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी भाषा में उसका जवाब देने से बचना चाहता हूं जो मुझे ठीक से नहीं आती, तो मैं हिंदी में ही उसका जवाब दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम है, मैं थोड़ा अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि कायदे से मुझे कन्नड़ में दे सकना चाहिए था इसका जवाब, पर वो भी मुझसे कन्नड़ में नहीं बोल सकते हैं और मैं उनसे मैं हिंदी बोलने में संकोच कर रहा हूं। तब भी कविता का अनुवाद दरअसल असंभव है। जैसा कि मैं पहले भी इस बातचीत के दौरान आपसे कह चुका हूं, अनुवाद ही असंभव है, लेकिन कविता का अनुवाद सबसे ज्यादा असंभव है। उसकी वजह यह है कि जो डिस्कर्सिव टेक्स्ट होते हैं या जो नैरेटिव टेक्स्ट होते हैं, फिक्शनल टेक्स्ट होते हैं, जो नैरेटिव टेक्स्ट होते हैं कहना चाहिए, उनके साथ तो ये होता है कि उसमें जो सांसारिक चीजें हैं उनके नाम होते हैं, है ना। आप लिखते हैं कि एक मेज थी जिस पर एक गिलास रखा हुआ था, तो यहाँ गिलास और मेज और इस मतलब वो जो सारा असबाब है, सांसारिक असबाब, वो आता है। लेकिन कविता में भाषा सांसारिक असबाब का कम से कम इस्तेमाल करती है। वो अनुभूतियों, अनुभवों का, विचारों का, इनका इस्तेमाल ज्यादा करती है और इनको ऐसे शब्दों में बांधने की कोशिश करती है जो सांसारिकता से बंधे हुए हैं। तो कविता में भाषा क्या करती है? कविता भाषा को उसकी सांसारिकता से मुक्त करती है और उसको एक खास किस्म की मेटाफिजिकल, एक खास किस्म की आध्यात्मिकता उसमें लाने की कोशिश करती है। ये जो तत्व है आध्यात्मिकता का, या जो मेटाफिजिक्स का तत्व है कविता में, है ना, मैं उसके लिए इस समय इससे बेहतर कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, आध्यात्मिकता और मेटाफिजिक्स। मेरा मतलब किसी तरह की धार्मिकता इत्यादि से नहीं है, मेरा मतलब है जो उसमें खास किस्म की अलौकिकता का तत्व है, वो जो एलिमेंट है उसको लापाना, उसको पकड़ना और उसको फिर किसी दूसरी भाषा में बसाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए कविता का अनुवाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन असंभव को संभव बनाना मनुष्य की फितरत में है। बिना इसके मनुष्य रह ही नहीं सकता। उसने जो कुछ भी असंभव था, कविता लिखना भी असंभव कर्म है, लेकिन मनुष्य ने कविता लिखी। चित्र बनाना असंभव कर्म है, लेकिन चित्र बनाए। संगीत एक असंभव कर्म है, लेकिन किया। अनुवाद कविता का एक असंभव कर्म है, लेकिन उसको संभव किया जा सकता है। और उसको कैसे संभव किया जा सकता है? कविता के मूल मर्म को, उसके मूल भाव को आप किसी तरह से ग्रहण करें, और अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आप अपनी भाषा में उन भावों का पुनर्वास करते हुए एक नई कविता लिखें। इसलिए जो अनुदित कविता होती है, द पोएट्री विच इज ट्रांसलेटेड इज ऑलवेज अ न्यू पोएट्री, इट्स ए डिफरेंट पोएट्री।
So when you translate from, say, from Kannada to Hindi, you make one poetry two. एक कविता कन्नड़ की है, दूसरी हिंदी की हो जाती है, और इन दोनों के बीच कुछ उस तरह का संबंध होता है जैसे ट्विंस के बीच में होता है, आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में होता है। कविता के अनुवाद आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन दो अलग शख्सियतें होती हैं। गोवा से ही विशाल खांडेपारकर जी और संदेश प्रभुदेसाई जी दोनों ने एक ही सवाल पूछा है। वो पूछते हैं, क्या अनुवाद और अनुसर्जन में अंतर होता है? अनुसृजन, अनुसर्जन, अनुसर्जन, ये मेरे ख्याल है कि ये दो शब्दों की बात कर रहे हैं, अनुवाद और अनुसर्जन। अगर ये मसला दो शब्दों का, क्योंकि अनुसर्जन जैसी कोई चीज होती नहीं है। नहीं जी, वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन ऐसे दो बातों में पूछ रहे हैं। एक्चुअली ट्रांसक्रिएशन एक कॉन्सेप्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि असल में जिसको हम लोग अनुवाद कह रहे हैं, जिसको ट्रांसलेशन कह रहे हैं, जिन चीजों पर मैं अभी तक जोर देता आ रहा हूं, वो सारे के सारे ट्रांसक्रिएशन ही, ट्रांसलेशंस नहीं है वो। अनफॉर्चुनेटली हम अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुवाद, इसका क्या मतलब है? अनु हमेशा उसके लिए आता है जो पीछे है, जो अनुकरण कर रहा है। जैसे आप बोलती हैं अनुराधा, अनुराधा का क्या मतलब होता है? जो राधा की सहेली है, जो राधा के साथ चलती है। तो अनुवाद जो है वो एक कृति का सखा है, उसकी सहेली है, उसका उसका जुड़वा है, तो वो अनुसृजन ही है। अनुवाद हमेशा अनुसृजन ही है। अनुवाद और अनुसृजन में फर्क कुछ नहीं है। अनुवाद दरअसल अनुसृजन है। क्लियर हुई बात मेरी? वो संतुष्ट हुई? जी हाँ जी। और एक प्रश्न है आपके लिए। गोविंद मोपकर जी पूछते हैं, किसी भी साहित्य रचना का अनुवाद करते समय उसमें पाई गई एम्बिग्विटी से निपटने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? इस साहित्य का अनुवाद करते समय उसमें जो एम्बिग्विटी पाते हैं, तो उससे निपटने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? एम्बिग्विटी साहित्य का बहुत बड़ा लक्षण है, सब बहुत बड़ा गुण है। लक्षण क्या कहना चाहिए, उसका बहुत बड़ा गुण है। बिना एम्बिग्यूअस हुए साहित्य नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि बिना एम्बिग्यूअस हुए मनुष्य नहीं होता है, बिना एम्बिग्यूअस हुए संसार नहीं होता है। ये एम्बिग्विटी, द्विधा हर जगह है, जिसको हिंदी में मैं बोलता हूं एम्बिग्विटी को द्विधा, द्विधात्मकता, या जिसको मैं बोलता हूं श्लेष। तो ये चीज हर जगह होती है। आपको करना ये होता है कि जब आप किसी कविता को या किसी उपन्यास कहानी को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो एम्बिग्विटी है, उस एम्बिग्विटी को आपको समझना होता है कि वो किन दो चीजों के बीच एम्बिग्विटी है, वो कौन सी दो चीजें हैं जिनका श्लेष है। और आपको अपनी भाषा में उस एम्बिग्विटी को, उसका पर्याय या उसका समतुल्य ढूंढने की जरूरत होती है। और उस पर्याय या उस समतुल्य को ढूंढ के जब आप उसको रिप्लेस करते हैं उससे, तो आप कुछ उसी तरह साउंड करते हैं, उसी तरह की ध्वनि देते हैं जैसी एम्बिग्विटी उसमें है। तो आपको उसका लिटरल अनुवाद नहीं करना होता है, एम्बिग्विटी का लिटरल अनुवाद नहीं करना होता है, क्योंकि लिटरल अनुवाद किया ही नहीं जा सकता है एम्बिग्विटी का। आपको एक एम्बिग्विटी को उसकी पैरेलल दूसरी एम्बिग्विटी में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि एम्बिग्विटी को सुलझा लें। कभी कभी ये खतरा होता है अनुवाद में कि एम्बिग्विटी को आप हल कर लेते हैं और उसको हल करके आप सामने रख देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो श्लेष है वो बना रहे, यही तो खूबसूरती है। जो एम्बिग्विटी है वो एम्बिग्विटी की को साउंड कर रही हो ट्रांसलेशन में,
बनी बरकरार रहे, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि आप एक पैरेलल एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, गढ़ते हैं, और उस एम्बिग्विटी को उसमें ट्रांसफर करते हैं, उसमें बसाते हैं। कितना बसा पाते हैं एक मुश्किल बात और वो कठिन काम है, एक अलग सवाल है। लेकिन यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू योर बेस्ट कि वो एम्बिग्विटी जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा मूल रूप में अनुवाद के अंदर आ सके। जी। गोवा से मनोज हलनकर जी पूछते हैं, जो शिक्षक और लेखक भी हैं। जी। तो वो बोलते हैं कि जब मैं किसी भी कहानी का कोंकणी में अनुवाद करता हूँ, तो एक तरह से फ्यूजन करते हुए अपनी भाषा में डालने की कोशिश करता हूँ। मतलब वो कहना चाहते हैं कि वो जब अनुवाद करते हैं, तब वो कोंकणी में अनुवाद करते समय कोंकणी के प्रोवर्ब्स या कोंकणी के जो सेइंग्स होते हैं, वो यूज करते हैं। तो क्या यह सही तरीका होता है? बहुत ही सही तरीका है, यही तरीका है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो जो टारगेट लैंग्वेज है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो आपका ऑडियंस है। आप कोंकणी में अनुवाद कर रहे हैं तो कोंकणी भाषी लोग ही उसको पढ़ेंगे। और अगर कोंकणी भाषा की प्रोवर्ब्स हैं, कोंकणी भाषा की कहावतें हैं, अगर ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही हैं, कोंकणी भाषा की जो लोक परंपराएं हैं, कोंकणी भाषा की जो परिपाटियां हैं, उसके जो कन्वेंशंस हैं, अगर उनमें आप उसको फ्यूज कर सकते हैं, उसका फ्यूजन कर सकते हैं, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। वो तो सबसे अच्छी चीज है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं अगर वो ऐसा करते हैं। यही करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत मैकेनिकल किस्म का ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये फ्यूजन बहुत जरूरी है। आप उस यहाँ की कहावत को उठा के यहाँ की कहावत पे लाएं। बल्कि कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि जो सोर्स लैंग्वेज है उसमें किसी बात को बहुत लिटरल ढंग से कहा गया है, और अगर आप उसको अपनी भाषा में लिटरल कोंकणी में आप उसको लिटरल ढंग से कहेंगे तो बहुत ही हास्यास्पद लगेगी, बहुत ही रिडिकुलस लगेगी। तो आप क्या करेंगे कि कोंकणी भाषा की किसी प्रोवर्ब को उठाएंगे उसके पैरेलल उस बात को कहने के लिए, और उस प्रोवर्ब में उसको ट्रांसफर करेंगे। तो कोंकणी भाषा में जब वो प्रोवर्ब के रूप में वो लिटरल आएगा तो वो ज्यादा आकर्षक हो जाएगा और मूल टेक्स्ट से ज्यादा प्रभावशाली आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये सेशन अभी खत्म होने जा रहा है, प्रश्न जी खत्म हो गए हैं। जी आपने हमारा न्योता स्वीकार किया और आपने आपका समय हमें दिया, इसलिए हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं मदन सोनी जी। आपके जी। साथ बातचीत बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें सीखने को मिली। मेरे हिंदी को आप थोड़ा माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, वही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हिंदी बोल रही हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मेरे कहने से आपको कितना समझ में और सीखने को मिला है, लेकिन समझ में जितनी आ बातें रहा है। मैंने कही हैं, जितनी बातें मैंने कही हैं, ये सब मुझे आपसे बात करते हुए ही सूझी है। ये मेरे दिमाग में पहले से नहीं थी। मैंने ये तय कर लिया था। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जब मुझे ऑनलाइन का भी कुछ करना होता है तो मैं लिखत लिखित बोलता हूँ, लेकिन पहली बार मैं बातचीत के माध्यम से आपसे बात कर रहा था, और मुझे खुद ही ये बातें आपसे बात करते हुए सूझी है, तो मुझे खुद सीखने को मिला है। मैं खुद समझ रहा था आपके सवालों से कि क्या चीज होती है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ। और एक बार फिर आपको और कोंकणी भाषा मंडल को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है और उसने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया, ये मंच उपलब्ध कराया। भले ही मुझे गोवा का समुद्र देखने नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप लोगों की बातचीत से और आपके आपके सानिध्य से मुझे वो समुद्र की जो आवाज है वो किसी हद तक मुझ तक पहुंची है। मुझे बहुत खुशी है कि आपका सानिध्य मुझे मिला और आपसे बात करने का मौका मिला। ये सत्र समाप्त करने से पहले जी। आपके फाइनल कमेंट्स या आपको जो कुछ भी कहना है अनुवाद के बारे में, हम हमको जो सुन रहे हैं उनके लिए आपके फाइनल कमेंट्स। बस मैं यही कहूंगा कि एक तो ये कि हम अनुवाद को सम्मान की दृष्टि से देखें। हमसे मेरा मतलब है वो लोग जो कि कर्ता धर्ता है, हमारे संस्थान, हमारी सरकार और पाठक वर्ग भी अनुवाद को उसके प्रति सम्मान
की दृष्टि से देखें, उसको अनिवार्य माने, क्योंकि हम बहुभाषी भारतीय समाज में रहते हैं, इसमें अनुवाद बहुत अनिवार्य है। दुनिया में बहुत विपुल साहित्य उपलब्ध है, अगर हम अनुवाद नहीं करेंगे तो हम तक वो पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए हमें अनुवाद के प्रति ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा से ज्यादा उसके प्रति आग्रहशील होने की बहुत जरूरत है, और बहुत सतर्क होने की भी जरूरत है, ताकि हम बेहतर अनुवाद करें। किसी भी तरह की उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यही मेरा, मैं समझता हूं कि मेरा आग्रह है और यही मेरा अनुरोध है। तो यही मैं समझता हूं कि कहना चाहूंगा। मैं कोई संदेश और उस तरह की देने की स्थिति में नहीं हूँ, बावजूद इसके मेरे बाल सफेद हैं। हूँ मैं अभी भी उतना ही अज्ञानी जितना कि, या उतना ही कम जानता हूं जितना कि कोई अल्पवयस्क बच्चा जानता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं कोंकणी भाषा मंडल की तरफ से आपको धन्यवाद कहती हूँ। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फाल्यां 6 वरांचेर बाल साहित्यात चित्रां हे सत्र जातले आनी ताका प्रोइती रॉय ही शांती निकेतनातली चित्रकार आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करतली। फाल्यां तुमी सगळ्यांनी व्याख्यानाक वांटेकार जावचे। भौमानेस्त रवींद्रनाथ टागोर म्हणटाले, "Don't limit your child to your own learning, for he was born in another time." तुम्ही जितले शिकल्यात तितल्या पुरते तुमच्या भुरग्याक मर्यादित दवरूं नाकात। ताचो जल्माक येवपाचो वेळ वेगळो आशिल्लो। आमी भुरग्यांक तांचे विश्व उक्ते दवरुया। आमचे कार्यावळीक रिफ्रेशमेंट पुरस्कर्ते आसात नेस्ले। कोंकणी भाषा मंडळा वतीन 4थे बाल साहित्य परिशदेचे आयचे सत्र हांगा सोंपता। तुमकां सगळ्यांक दिनवास।